आज ये जो विमर्श संवाद के लिए ये परिचर्चा के लिए जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, प्रोफेसर राम सिंह जी ने ये बैठक बुलाई थी और उम्मीद थी कि काफ़ी लोग बैठक में आएंगे, लेकिन नहीं आ पाए। कोई ख़ास बात नहीं है, ऐसे ही चलता रहता है चीज़ें, क्योंकि समाज को तैयार करना एक कठिन काम है। और ये जो बहुसंख्यक समाज है, पिछड़े का ही ले लीजिए, दलित आदिवासी, जो कि 3 प्रमुख समाज है, उसमें पिछड़े का भी, दलित का भी, आदिवासी का भी, हम लोगों का सब कुछ ताना बाना बिगड़ गया और पूरी तरह बिगड़ गया है। उसको समेटने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। और दुर्भाग्य है कि उस समेटने में एक अच्छी व्यवस्था आप लाएं, एक रास्ता अच्छा दिखाएं, एक अच्छी शुरुआत करें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप काम करिए, आपके काम में बाधा नहीं है कोई। जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें काम आप करना चाहते हैं, वो तो एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन आपके काम में बाधाएं भी बहुत हैं। बाधाएं इसलिए हैं कि जो हम लोगों का पूरा लोहिया से लेकर के आज तक का पूरा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जो भी चिंतन, मनन, मंथन हुआ और जहाँ तक ये कारवां पहुँचा, आज बुरी तरह विभाजित है, बहुत ही, और इस ढंग से विभाजित है कि उस विभाजन में, जैसे वो जब देश स्वतंत्र हुआ था तो कितने 585 राजे महाराजे थे और उनको एक करना कठिन काम था। ऐसे ही बड़ा कठिन काम है कि बहुसंख्यक समाज को एक दिशा दी जाए। अब इसमें करना तो पड़ेगा, क्योंकि देश में लोकतंत्र है। और अगर इस देश में कोई भी कष्ट है, कोई भी समस्या है, पहला तो हुआ, अभी प्रोफेसर राम सिंह जी कह रहे थे कि भाई हर चीज़ का सूक्ष्म विश्लेषण हो सकता है। आप शहर में रह रहे हैं, आपके घर के सामने सड़क टूटी हुई है, पानी भरा हुआ है, सीवर भी खराब हो गया, कीचड़ भर गया, मच्छर भर गए, आपका काम नहीं हो रहा है, पूरा शोध पत्र लिख डालिए कि भाई मेयर फलाने हैं, नगर आयुक्त फलाना है, नगर परिषद फलाना है, हम तो कहीं है नहीं, 20 बार कह रहे हैं, सुन नहीं रहा है। और पूरा एक उसका पूरा डिटेल अध्ययन कर लीजिए। ऐसे हर फील्ड में है, शिक्षा में है, समाज में है, स्वास्थ्य में है, सब में समस्याएं तो हैं। और उस समस्याओं का सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी भी, भाई जो लोग ज़्यादा होंगे वही भुक्तभोगी भी होंगे, क्योंकि लगभग 90% समाज तो पूरे देश का दलित, पिछड़े, आदिवासी का समाज है। तो निश्चित रूप से अगर शिक्षा गड़बड़ होगी तो सबसे ज़्यादा तो इन्हीं को भुगतना पड़ेगा ना, शेयर भुगतने का इन्हीं के जिम्मे है। स्वास्थ्य सेवाएं खराब होगी तो इन्हीं को भुगतना पड़ेगा, सामाजिक ताना बाना खराब होगा, इनको भुगतना पड़ेगा। अब भुगतना तो पड़ेगा, लेकिन अब कहीं न कहीं हम लोगों को एक शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम लोग इस समस्या का समाधान करें। देखिए, पहले जो भी लोग हम लोगों के बीच आए, लोहिया जी एक अच्छे चिंतक हुए, और एक उधर बाबू जगदेव प्रसाद, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जी भी इधर हुए, महामना जी। तो चंद लोग तो ऐसे आए कि जो बहुसंख्यक समाज की राजनीति की बात किए और सच्चे अर्थों में उसको प्रमोट करने का भी प्रयास किया। लेकिन
अब कौन से वो कारण थे, जिस पर आप लोग हैं, समाजशास्त्री हैं, कोई राजनीति शास्त्र का विद्वान है, कोई भूगोल के प्रोफेसर हैं, तो आप लोग विद्वान आदमी हैं, उस पर शोध कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि कारमा हम लोगों का बिगड़ गया। और कारवा इसलिए गया, अभी प्रोफेसर राम सिंह जी बता रहे हैं कि लोहिया जी तो कांग्रेस के वंशवाद परिवारवाद के विरुद्ध पूरा कारवा खड़ा किया। और दिक्कत है कि लोहिया के जितने चेले पूरे देश में हैं वो वंशवाद और परिवारवाद का ही कारवा लेकर चल रहे हैं, जितने चेले हैं। अब उनका नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक सज्जन आए, पूरे देश में 84 में एक पार्टी बनाए, बहुजन समाज पार्टी, बात किए बहुजनों की और काम कर लिए एक जात की। तो हम लोग मुखौटा कुछ बनाते हैं और काम कुछ करते हैं। तो ये जो हम लोगों का एक ईमानदार चरित्र नहीं रहा, न हमारे नेताओं का रहा, न उन नेताओं के जाति से जुड़े पढ़ने लिखने वालों का भी नहीं रहा। ये भी नहीं रहा कि वो एक अच्छी बात करते, हाँ रख दो हम लोग कर लेते। आज माहौल बिगड़ गया। देखिए, अभी सभी जानते हैं कि निर्माण की दो प्रक्रिया होती है, एक समाज से होती है और एक राजनीति से होती है। समाज से जो प्रक्रिया शुरू होती है वो थोड़ा मंद गति से होती है, और जो सत्ता से प्रक्रिया शुरू होती है वो बहुत फास्ट होती है। जैसे अंग्रेज़ साहब बहादुर आए इस देश में, उन्होंने देखा कि भाई कोई पुरुष मर जा रहा है तो उसकी स्त्री सती हो रही है, यानी उसके साथ जल जा रही है। कितनी क्रूर, मतलब अमानवीय एक हम लोगों के बीच एक प्रथा थी। और अगर उसको सामाजिक मूवमेंट से हम दूर करते तो शायद आज भी वो चीज़ चलती होती है। लेकिन अंग्रेज़ साहब बहादुर आए, वो सब कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, मार्क्स को, सोशलिज्म को। अब उनकी तो मजबूरी थी, इंडिया में आए थे रूलर के रूप में, तो अब इतना तो लिबरल नहीं हो सकते, लेकिन काफ़ी हद तक उन्होंने जो अपना लिबरल एक अध्ययन था उनका उदारवादी सोच का, तो उससे उन्होंने एक झटके में सती प्रथा को दूर कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने पास कर दिया कि आज से जो व्यक्ति सती प्रथा को फॉलो करेगा, उनको जलाने का प्रयास करेगा, सभी लोग 302 के मुजरिम होंगे। उन्होंने विधवाओं को विवाह का अधिकार दे दिया कि भाई विधवा चाहे तो विवाह कर ले। उन्होंने बाल विवाह को रोक दिया, रुक गया, जितना हो सकता रुका। उन्होंने एक झटके में पूरे देश में आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी लागू कर दी कि नहीं, एक झटके में। उन्होंने कहा आज हम रेल चला रहे हैं, रेलगाड़ी पर बैठने के लिए जो टिकट लेगा बैठेगा। क्या वहाँ छुआछूत लागू हो पाया? दुकानों पर लागू हो पाया? हैं? उन्होंने एक झटके में सारी चीज़ें समाप्त कर दी। शिक्षा का दरवाज़ा आम लोगों के लिए खोल दिया, और जो कुछ भी निर्माण था या जो हम लोग स्वतंत्रता के बाद ये 25-30 साल तक शिक्षा प्राप्त कर लिए, वो भी अंग्रेज़ों का ही पूरा निर्माण था। भाई उसके बाद तो स्वतंत्रता के बाद से तो हम जो शिक्षा बनाए, आज उसका परिणाम अब है। यानी अंग्रेज़ जो परिणाम बनाए थे उसका वो लगभग 25-30 साल तक वो चलता रहा, जो उनके शिक्षा की पद्धति, काफ़ी लोग पढ़ लिए। और जो हमने बनाया उसका परिणाम आज हमारे सामने है। तो एक तो है कि सत्ता से चीज़ें बदलती बहुत फास्ट हैं, और जो आप चाहें, जैसा सामाजिक निर्माण चाहें, शैक्षणिक निर्माण चाहें, सांस्कृतिक निर्माण, जैसा आप उद्योग धंधों में, हम लोग अगर उद्योग भी करना चाहें तो सत्ता अगर आपके पास हो, तो हम कहते हैं केंद्र की सत्ता, राज्यों की सत्ता 20 साल बैकवर्ड के पास हो, देख लीजिए 50% उद्योगों में बैकवर्ड आ जाएगा। उसे न कलेक्टर परेशान करेगा, न एसडीएम परेशान करेगा,
ना सेल टैक्स अफसर परेशान करेगा, ना इनकम टैक्स अफसर परेशान करेगा, और हर लाइसेंसेज, हर सुविधाएं उसको आराम से मिल जाएगी। अभी तो बैकवर्ड का आदमी अगर सही भी काम कर रहा है, आप एक बढ़िया शहर में स्कूल खोलने का प्रयास करिए, उसके सामने अगर 3 सामंतवादी लोगों का स्कूल है तो वो आपका चलने देंगे? हाँ? और वो एन केन प्रकारण उनका चाहे 15 बाई 18 का कमरा है, वो अधिकारी महोदय को 20 बाई 24 का दिखाई देगा, और आपका अगर 20 बाई 24 का है तो अधिकारी महोदय को 15 बाई 18 का दिखाई देगा। तो सत्ता के साथ ढेर सारा परिवर्तन की चीज़ें जुड़ी हुई है। दूसरा होता है कि हम सामाजिक मूवमेंट चलाएं, ये भी ज़रूरी है। भाई जब तक सत्ता नहीं है तो ऐसा तो नहीं है कि हम बेहाल चीज़ों को छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को कोई न कोई एक रास्ता अपनाना पड़ेगा। एक रास्ता हम लोगों ने बहुत पहले, हालांकि 2009 से इस पर काम करना शुरू किया, और 2017-18 से थोड़ा तेज़ काम किया था, कोरोना में नहीं हो पाया। काफ़ी जगहों पर ट्रेनिंग वगैरह भी हम लोगों ने कराई। एक हम लोगों ने सम्यक सेवा संघ की शुरुआत की, और उसका उद्देश्य ही था कि हम न किसी की आलोचना करें, न समस्याओं का रोना रोएं। हम माइक्रो लेवल पर, जैसे एक गांव में 2 नौजवान को पहले प्रशिक्षित करते हैं, वो 2 नौजवान पूरे गांव के लोगों को, जितना युवा है और सब जुड़ सकता है, उनको जोड़ें, और 40 मिनट सिर्फ शुद्ध रूप से खेलें, अनुशासित रूप से, पीटी, व्यायाम, योगासन 40 मिनट। कहीं नहीं, गांव में भी खेलना कूदना जरूरी है। उसमें बुजुर्ग भी नहीं खेल कर सकते, बैठे उनके साथ हंसे ही उनके उसमें अपना शरीक हो, और 40 मिनट खेल के बाद 10 मिनट योगासन प्राणायाम हो, उसमें सारे हमारे बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे सभी भाग, और 10 मिनट गोले में बैठ करके हम न किसी को गाली दें, न किसी की आलोचना करें, बल्कि हमारा समाज माने सारे बहुसंख्यक समाज, उसमें पिछड़ा, दलित सभी सम्मिलित हैं। तो हमारे समाज की क्या समस्याएं, उनका क्या कैसे समाधान करें। गाँव की, भाई जैसे अब कोई बच्चा कैसे पढ़े, मान लो स्कूल नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहे हैं भाई, इस पर विचार हो। जो पहले तो जो बच्चे आए उन्हीं पर विचार हो। जिन घरों में नहीं जा रहे हैं हमारे नौजवान, कभी जा कर के बात कर लें। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा ना उलझें, उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते। उलझेंगे तो आजकल तो प्राइमरी स्कूल का मास्टर आपको जेल भिजवा देगा, और मास्टरनी है तो पता नहीं क्या क्या आपकी दुर्दशा कर देगी। सुधार तो नहीं होगा, बल्कि टकराव और हो जाएगा। तो जितना एक सुधार कर सकते हैं आप, उसके माध्यम से सुधार पर चर्चा करें। भाई गांव की सफाई है, कूड़ा दूर ले जाने का है, रहन सहन है, बोली भाषा है। अब अगर इस देश में आपको सत्ता पर काबिज होना है, इस देश तो आपको इस देश का भाग्य विधाता बनना है, मालिक बनना है। आपका मालिक माने राजा महाराजा नहीं, लोकतांत्रिक में जैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, और उसमें भी लोकतांत्रिक होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। और चूँकि बदलाव नहीं कर रहे, इसीलिए हम लोगों की दुर्दशा हो रही है, और कोई कारण नहीं है। यानी दुनिया भर का हम लोग भाषण देते हैं, हम सामाजिक रूप से जागरूक नहीं हैं, सब फरमान हो गए, अफीम पिए हुए हैं, 5 किलो गेहूँ पा रहे हैं, 5 किलो चावल पा रहे हैं। 5 किलो गेहूँ तो यादव भी पा रहा है ना, क्यों समाजवादी पर फाट पड़ रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है ना कि सत्ता मिलेगी। 5 किलो तो जाटव भी पा रहा है ना, वो क्यों मायावती के ऊपर फट पड़ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि 5 किलो के कारण कोई बहका हुआ है, उनके सामने कोई बड़ा विकल्प नहीं है, किसको वोट दे दे। जैसे लोग कहते हैं ना, तो कहते हैं भाई अच्छा आप ऐसा करिए, बीजेपी को मत दीजिए, चाहे जिसको दे दीजिए, क्योंकि पता है कि बीजेपी को नहीं देंगे तो देंगे किसको, हमें देंगे मजबूरी में। और बाकी लोग ये चाहते हैं हम तुम्हें तो नहीं देंगे, हम चाहे हिंद महासागर में डालें अपना वोट। तो इस मुद्दे को हमारे बैकवर्ड एससी के राजनेता समझने को तैयार नहीं है, और हर व्यक्ति ने अपने अपने चमचे, यानी सोशल मीडिया का चमचा, मंचीय चमचा, रात दिन जो है, और वो नॉन इशू को, जैसे बीजेपी और आरएसएस चाहता है कि नॉन इशू को आप इस देश में इशू बनाएं,
ऐसे इनके लोग भी नान यीशु को हैं भाई, राम पर चर्चा, रामायण पर चर्चा, महाभारत पर चर्चा, धर्म पर चर्चा, क्या ज़रूरत है आपको मंच पर? आपकी औकात नहीं है कि मंच से नेताजी से पूछ लीजिए कि 3 बार आपके पिताजी रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप क्यों बने हुए हैं? छोड़िए, तो लोकतंत्र के विरुद्ध है, लोकतंत्र की हत्या है। कोई किसी की औकात है पूछने की? लेकिन दुनिया भर के नान यीशु पर लोग बोल रहे हैं। आज बिहार में बड़े बड़े जो हमको रामायण, महाभारत, पुराण और घंटों भाषण दे रहे हैं मंच पर, उनकी औकात है क्या कि तेजस्वी यादव से पूछ लें या लालू यादव से पूछ लें आप क्यों आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, या अखिलेश यादव से पूछ, या मायावती से पूछ लें? किसी की औकात है? तो हम लोग नान यीशु को यीशु बना रहे हैं। तो इस सम्यक सेवा संघ का हम लोगों ने शुरुआत किया था कि नान यीशु को पर हम बात ही करना बंद कर दें, जिनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं है उस पर हम बात करना बंद कर दें। हम गांव में प्राइमरी स्कूल मान लो कहीं कमज़ोर है, हमने फिरोजाबाद में एक प्रयोग भी करके देखा था, बड़ा आसान है, इसको सम्यक सेवा संघ से हम लोग प्रशिक्षण करके इसको चालू कर सकते हैं। 2 पढ़ा लिखा एक गांव से आदमी आए, 2 दिन बात करके हम लोगों ने किया कि गांव में ही जो बेरोज़गार हैं उन बेरोज़गारों को ले करके 1 सप्ताह का उनका एक जगह प्रशिक्षण किया गया और उनसे कहा गया कि भाई आपके पास जगह नहीं है, कोई बात नहीं, आप पूरे गांव में ढूंढ लीजिए। रामलाल की दलान है, उसमें कक्षा 1 चलेगा, बिहारी लाल का छत है, उसमें कक्षा 2 चलेगा, कहीं नीम का पेड़ है वहाँ चलेगा। अरे पानी बरस रहा है, नहीं पढ़ाएंगे हम, लेकिन बाकी समय तो झाड़ू पोछा लगा करके हम प्लास्टिक का ही वो बिछा करके एक मेज कुर्सी ले करके, भाई जगह नहीं, एक क्लास एक जगह तो हम चला सकते हैं ना, तो हम 10 जगह चलाएंगे। हाँ, और अपने ही लोगों को उसमें बहुसंख्यक समाज के जो हाई स्कूल तक, इंटर तक, BA तक पढ़े लिखे लड़के, उससे रोज़गार भी मिल जाएगा। 150 रुपये वहाँ लें, हाँ, और उसको उनको संघ से भी जोड़ें। डेली वो 1 घंटे का कार्यक्रम भी हो गई। अब उस 1 घंटे के कार्यक्रम में जैसे हम लोगों ने हमारे गांव में हमारे स्कूल पर ही डेली संघ चलता है और उससे लगभग 20-25 गांव के और संघ अटैच हैं, यानी वहाँ भी चलते हैं और महीने में 1 दिन सामूहिक करते हैं। अब जैसे संघ में जो बच्चे आते हैं, अब उनका मैंने देखा कि उनका पिताजी को उठेंगे तो डेली उनको चरण स्पर्श करेंगे। अभी तो हम लोग अपने पिताजी का चरण छूना भी मनवादी घोषित कर दिए हैं कि नहीं पाल जी? और बाम साहब का तो यही बीमार सा है कि पैर छूना मनवादी है। तो जब आप सहुरे नहीं सिखाएंगे उनको तो आगे क्या लेकर चलेंगे? इसी ढंग से हमारे बुजुर्ग लोग अगर गांव का अध्ययन करें तो कम से कम ने माताजी पिताजी अपने बच्चों को कम से कम 20 गाली तो दिन भर में दे ही देते हैं और 4-6 लप्पड़ भी उनको मार कुटैया भी हो जाती है। तो जब हम उनको गाली गलौज की भाषा, मार कुटैया पिटैया शुरू से सिखा रहे हैं तो वो क्या देश को लेकर आगे चलेंगे? तो उसमें सुबह से उठकर शाम तक आपकी दिनचर्या क्या हो? आप उठिए, पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो कैसे अपना बिस्तर सही करे, कैसे अपना बस्ता सही करे, कैसे अपना कमरा साफ सही करे, अपना भाई पूरे गांव में आप समझिए कि आदमी 5 मिनट अगर सफाई कर ले, मात्र 5 मिनट, पूरा गांव साफ हो जाएगी नहीं प्रोफेसर साहब? पूरा गांव। और कूड़ा कहीं कायदे से डिस्पोजल कर, कहीं कूड़ा न मिले, हाँ, मक्खी मच्छर भी कम हो जाए। इसी ढंग से जैसे आप लोगों ने अमर सेन की किताब पढ़ी होगी, बड़ी उनकी है, भारत में गरीबी या शिक्षा, और पता नहीं क्या है, गरीबी या शिक्षा और बीमारी, कुछ ऐसे करके उन्होंने एक किताब लिखी है अमर सेन जी ने। तो अमर सेन ने पूरा उसमें बड़ा शोध करके उन्होंने शिक्षा पर की है, बहुत उसको पढ़ने लायक किताब है, कभी पढ़ी है, मेरे लाइब्रेरी में है। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इस देश में 98% बीमारियां गांव के लोग खुद अर्जित करते हैं, यानी 98% बीमारी हम इस देश में अर्जित करते हैं। तो अगर हम गांव वालों को इस आंदोलन से उनको जोड़ करके 1 घंटे डेली, भाई जैसे 100 आदमी जुड़ गए, ज़रूरी नहीं कि 100 आदमी आए,
50 आया, 5 आया, 10 आया, लेकिन ये रेगुलर चलता रहे, एक चलाने वाला रहे, शाम को चलाए या सुबह चलाए। उसमें बच्चों का पठन पाठन, उनकी पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, सफाई और तमाम मुद्दे, और वो मुद्दे न लिए जाएं जो उलझने वाले हैं। पता चला कि क्या कहा भाई कि प्रधान बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है, अब संघ भ्रष्टाचार उनका ढूंढेगा। अगर आप भ्रष्टाचार ढूंढने लगेंगे तो आप कोई काम नहीं, मतलब उलझने वाला काम न करके भाई कहीं किसी के भी झगड़ा फसाद हो रहा है, अगर आप देखिए उसको कायदे से हल करा दीजिए। हाँ, कहीं कोई किसी को बीमारी है, आपने उसको उचित सलाह दे दिया। गांव में तमाम ऐसे हैं कि पता चला उचित सलाह के अभाव में उनकी बीमारी बढ़ गई, और जब तक वो कायदे के डॉक्टर के पास पहुँचे तब तक तो उनका मामला बिगड़ गया। हाँ, और लेकिन कोई झाड़ फूक के पास जा रहा है, कोई तंत्र मंत्र कराने जा रहा है। तो आलोचना तो ठीक है, वो बहुत सरल काम है, लेकिन गांव के लोगों के साथ संवेदनशील संबंध बनाकर उनको जोड़ करके डेली बात करके, भाई जैसे 365 दिन हुए, मान लो 60 दिन निकल गया, बरसात हो गई, नहीं बात हो पाई, तो 300 दिन तो बात हुई। 300 दिन 10-10 मिनट बात हुई तो 3000 मिनट बात हुई। 3000 मिनट कितना हो गया? 50 घंटे। क्यों? इफ आई एम राइट, 50 घंटे हो गए हैं। 50 घंटे का साल भर में क्लास चल गया गांव वालों का। कौन से ट्रेनिंग में आप दे देंगे? नहीं दे देंगे ना। और डेली बैठ रहे हैं, उनको उठने बैठने, भाई बुजुर्गों को समझाया जाए कि अपने बच्चों को परम धन मानो। हम लोग बच्चे को प्रेम मोहब्बत से बात भी नहीं करना चाहते हैं। आप सामंतों के यहाँ देख लीजिए, बाबू साहब सब हैं, इतना बड़ा लड़का है वो भी बाबू साहब है। हमारे यहाँ तो कारे और का बोल जाते हैं, अब उसको तो कहना नहीं है। तो एक निर्माण की शुरुआत ग्रामीण परिक्षेत्र से शुरू की जाए, सम्यक सेवा संघ के माध्यम से। और आप लोगों से ये अनुरोध है कि जैसे जहाँ जहाँ के हैं थोड़ा चर्चा करके हमें हर गांव से 2 या 1 भी मिल जाए नौजवान, और उनको हम लोग ट्रेनिंग दिया जाए, सब लोग बैठे। देखिए हम लोगों की समस्या क्या है पिछड़ों में। देखिए आरएसएस ने अपने लोगों को बड़ा संजीदगी से रहना सिखाया, बड़े सरलता से सिखाया। वो आपके पास बैठेगा, आप नाराज़ भी होंगे तब भी कहेगा कि लगता है कि भाई साहब आज आपका मूड नहीं सही है और मैं आप समझाने कल आऊँगा। और ऐसा करते हैं, शाम को आते हैं तो थोड़ा सा आप भी क्या भोजन पानी भी हो जाए, और अब आपका भोजन भी बुक कर लिए, और अगली बार शाम को फिर आएंगे आपको, कब तक आप इन्वाइट करेंगे। और हमारे लोग नेता भी देख लीजिए, 10 गाड़ियों का काफिला, हाँ, आगे भोगो पीछे भोगो, उनका रहन सहन देखिए, सारी चीज़ें, और वो बड़े संजीदगी से जोड़ते जोड़ते आज पूरा देश जोड़ते हैं। और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी डेवलप, अब पॉलिटिकल पार्टी डेवलप हो गई, पूरे देश की सत्ता उनके हाथ में है, केंद्र की सत्ता बड़े बड़े प्रदेशों। अब भैया जो चाहे सो करे, और आप रोना रो रहे हो कि साहब इन्होंने देखो, हमको भी सोशल मीडिया पर लिखते हैं नेताजी आप क्या कर रहे हो, ये देखो ग्राम विकास अधिकारी के पद निकले थे, 27% की जगह 10% हुआ। अब मैं क्या करूं भाई, 10% हुआ तो क्या कर सकते हैं। 16 ठो कुशवाहा बिरादरी के हैं, 40 ठो कुर्मी बिरादरी के हैं विधायक उत्तर प्रदेश में, 22-26 लगभग लोधी बिरादरी के हैं, और 80 शेड्यूल कास्ट के हैं। शेड्यूल कास्ट वाले वैसे तो बड़ी बात करते हैं कि पिछड़े मूर्ख हैं और जागरूक नहीं है, तो तुम जागरूक हो तुम भी प्रश्न उठा देते, लेकिन किसी सत्ता पक्ष के या विपक्ष के विधायक ने, आप बताइए, इस मुद्दे को नहीं उठाया। बहुत किया, एक आध नेता ने चिट्ठी लिख दी, हाँ भाई चिट्ठी लिखने से तो ये समाधान नहीं होगा ना, लेकिन आज तक वो संशोधन नहीं हुआ, आज तक संशोधन नहीं हुआ। अब नियम ये है कि जब जब वैकेंसी निकले, उस वैकेंसी में, करंट वैकेंसी में 27% उसकी गणना होनी चाहिए। उन्होंने जोड़ दिया होगा जितने बैकवर्ड होंगे उस कैडर में, चाहे वो आरक्षण से आए चाहे आरक्षण से नहीं आए, क्योंकि अब तो किसी सरकार के पास ये भी रिकॉर्ड नहीं है कहीं भी कि ये आरक्षण से चुने गए हैं कि गैर आरक्षण से चुने गए हैं।
क्योंकि भाई आरक्षण तो बाद में आया ना, बहुत पहले तो 75 में 18% था, 54 में या 93 में जब मुलायम सिंह जी आए तो उन्होंने 27% कर दिया। तो कुल मिलाकर के जिन चीज़ों को, जो चीज़ें सत्ता से होनी है, आम आदमी चाहता है कि इसका समाधान मिल जाए, और वो समाधान मिलना नहीं है। वो सत्ता आएगी तभी मिलेगा, और सत्ता के लिए समाज जागरूक तो है, लेकिन अब हमारे नेता उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर आज हमारे सारे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग के नेता मिल करके आज एक सप्ताह में बैठ लें और कह दें कि भाई हम ऐसी पार्टी आज भविष्य के लिए बनाते हैं जो हमारे पुरखों की समर्थित थी, अब हम एक ऐसी पार्टी बनाते हैं जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष या हर पद पर 3 साल बाद परिवर्तन हो जाएगा। विभिन्न जाति के होंगे, विभिन्न क्षेत्र के होंगे। हमारा मुख्यमंत्री भी किसी जाति का हो, 5 साल का हो जाए, प्रधानमंत्री भी 5 साल बाद, फिर अगली जाति दोहराई जाए। फिर तो यहाँ कहते हैं वही योग्यता की साहब हमसे ज़्यादा योग्य कोई नहीं है। हाँ, अलग अलग इतने अलग अलग सब योग्य हैं, अलग अलग अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने लायक हैं, अलग अलग तेजस्वी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने लायक हैं, अलग अलग अनुप्रिया पटेल भी बनने लायक हैं, अलग अलग ओम प्रकाश राजभर, कितने लोग हैं। हाँ, लेकिन एक साथ एक दल में ये लोग काबिल नहीं हैं कि रामलाल हटे तो बिहारी लाल आ जाए। बिहारी लाल अलग अलग दल के लिए काबिल है, लेकिन हट करके एक जगह सब काबिल नहीं है। तो ये फालतू की बातें हैं कि भाई कोई योग्य नहीं हो, कोई खड़ा नहीं होता। अरे कौन खड़ा होगा भाई? एक सज्जन एक बार कहे कि भाई आप मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो और चुनाव लड़ो, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाओ। ऐसे थोड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं चुनाव। तो हमने उनको चुनौती दी कि आप आकर के मेरे पार्टी में लड़ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाओ। लेकिन अगर आप ये प्राविधान बना दो कि 3 साल के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष आप रहोगे ही नहीं, चुनाव ही नहीं लड़ सकते, तो कैसे लड़ लेंगे आप? तो ये छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही, दुनिया भर का बकवास ये लोग करते हैं। तो हमारी शासन सत्ता में तब तक हम नहीं पहुंच पाएंगे जब तक अब लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बनाएंगे। और लोकतांत्रिक पार्टी का अर्थ हुआ एक व्यक्ति, एक जाति, एक परिवार, एक क्षेत्र, एक धर्म, सबसे ऊपर उठ करके पार्टी बनाई जाए, परिवर्तन होता है। और कोई फार्मूला नहीं है। बाकी लोकतंत्र का पहले कोई मतलब नहीं हुआ। हम लोग यही तो कह रहे हैं कि भाई सबको भागीदारी नहीं है लोकतंत्र में, सबको भागीदारी मिलनी चाहिए, सबको मुख्य धारा मानना चाहिए। अरे तो भागीदारी तो पहले पार्टी से शुरू होगी ना। पार्टी में देना नहीं चाहते आप। और आप सामाजिक क्रांति की बात कर रहे हो, आप लोहिया के समाजवाद की बात कर रहे हो, आप बहुजनवाद की बात कर रहे हो, आप बाबा साहब की बात कर रहे हो, दुनिया भर की बकवास कर रहे हो। और आप खुद अपने पार्टी में लोकतंत्र नहीं लाना चाहते और चिल्ला रहे हो लोकतंत्र में। लेकिन ये एक लंबे संघर्ष के बाद आप लोकतांत्रिक पार्टी बना पाओगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि माहौल बहुत बिगड़ गया है। अब बड़े बड़े नेताओं को ये समझा पाना बहुत मुश्किल का काम है। तब तक हम लोग अपना लोकतांत्रिक राजनीति हो इस पर भी विमर्श करते रहें। और एक ये जो सम्यक सेवा संघ का काम है, इसमें पहले प्रोफेसर राम सिंह जी से बात भी हुआ था कि इसमें कोई चाहे तो आप नाम भी बदलना चाहें, नहीं तो सम्यक सेवा संघ है, इसी नाम से हम लोग करते रहें। इसमें हर जात बिरादरी के लोग गांव स्तर पर हम लोग बैठें, एक जगह बैठे तो। और जब तक मिट्टी में हम लोग बैठेंगे नहीं, हमारा अहंकार नहीं मरेगा। भाई देखिए, अगर हम 2 दिन एक जगह रह लें, हाँ, और हम लोग हाफ पैंट पहन करके कबड्डी खेलें, फुटबॉल खेलें, पीटी करें, ज़मीन पर बैठें, हंसी मजाक करें, एक साथ सोएं उसी ज़मीन पर, वहीं और तमाम लोग होंगे, गाना बजाना करें, चुटकुले सुनाएं और भविष्य का विमर्श भी हो, गंभीर मुद्दों पर बात हो। गंभीर मुद्दों पर बात हो ना, हमारी संस्कृति किस दिशा में चलनी चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था किस दिशा में चल रही है, हम व्यवसाय में कैसे जाएं, हम शिक्षा में कैसे जाएं, हम बेहतर ताना बाना देश का, हम राष्ट्र के भाग्य विधाता कैसे बने, हम क्यों भीख मांगते टहल रहे। भाई 90% आदमी जैसे लिखते हैं ना, अरे साहब आप तो 27% में विभाजन की बात करते हो, आपको तो 54% आरक्षण की बात करनी चाहिए। यानी पहले तुम 27% को बांट नहीं रहे हो,
भाई जैसे यहाँ 3 बार माननीय मुलायम सिंह जी रहे, 1 बार अखिलेश जी, चाहते तो ये 27% आरक्षण का वर्गीकरण कर देते ना, लेकिन वर्गीकरण नहीं किया। तो उसके लिए लॉजिक ये देते हैं, अरे आप लोग आरक्षण में बांटने का बंदर बांट की बात कर रहे हो, हम तो कह रहे हैं 54%, ये तो आरक्षण भी खत्म हो रहा है। अरे खत्म हो रहा है तो तब भी बांट दो भाई, कम से कम जो चीज़ जा रही है तो उसमें एक संदेश दे दो कि भाई देखो जाती हुई चीज़ में हमने एक लाभ ही ले लिया, राजनीतिक लाभ ले लिया। भाई जब कह रहे हो कि आरक्षण रहेगा ही नहीं तो वर्गीकरण का क्या मतलब है? तो हम ये कह रहे हैं कि जाते जाते वर्गीकरण करके एक श्रेय ही ले लो, लेकिन वो भी नहीं करना चाहते। तो देखिए, पूरा बहुसंख्यक समाज अगर इस ढंग से कटोरा लेकर भीख मांगने लगेगा तो ये तो बड़े तौहीन की बात है। हम लोगों को अपना एक सामाजिक मूवमेंट, एक सांस्कृतिक मूवमेंट और एक राजनीतिक मूवमेंट दोनों करना पड़ेगा। इस सामाजिक मूवमेंट से हम लोग नौजवानों को तैयार करें। तमाम नौजवान ऐसे हैं कि सीधे राजनीति में नहीं आना चाहे ना आए, कुछ लोग उसी में से तैयार होंगे, वो लोग राजनीति में आ जाएंगे। उनकी समझ पैदा करें, उनके साथ बैठें। और जब तक हम लोग हर ज़िले से, जैसे मान लो भाई 100 ग्राम पंचायतें, 1000 ग्राम पंचायतें एक ज़िले, अब 1000 में 2000 लड़कों को ट्रेन करना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हर जगह हमारे पास विद्यालय नहीं, विद्यालय हैं तो सुविधाएँ नहीं हैं, अगर हैं भी तो प्रबंधक इतना डर भयाग्रस्त है कि अगर कहीं दूसरे संगठनों के लिए दे दिया और पता चल गया हमारे एमएलए साहब को तो हमारी मान्यता सब, बहुत सी चीज़ें हैं। तो खतरे तो हैं और लोगों में भय भी है। अब उनको कैसे भयमुक्त हो करके, भाई बिना जोखिम के तो चीज़ नहीं आगे बढ़ेगी। और हमारे पढ़े लिखे लोग जोखिम नहीं लेना चाहते। भाई हम कहते हैं जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, अब हम कितना जोखिम लिए हैं नौकरी में। हम तो पीछे 70 रहे, हमारे साथ ये एसडीएम भी रहे, हम एडीएम था बरेली में, संतोष जी हैं, सब जानते हैं कि हम लोग कितना जोखिम लेकर के राजनीतिक और सांस्कृतिक सामाजिक मुद्दों को बढ़ाने का काम किया, और जाति मुद्दे नहीं कभी, मतलब सारे सर्व समाज को। तो खतरे तो लेने पड़ेंगे भाई। बहुत ये होता भाई, हम एसडीएम थे, एडीएम थे, नहीं आईएएस बनते न बनते, क्या फ़र्क पड़ता भाई। अगर हम पीसीएस अफसर न होते तो हम हल जोतते होते, उससे तो बेहतर है कि हम पीसीएस अफसर हो गए। भाई आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ना बनिएगा एसोसिएट प्रोफेसर, न बनिएगा बीसी तमाम। भाई कहीं न कहीं एक पीढ़ी को तो त्याग करना पड़ेगा, और अगर हम लोग नहीं करेंगे तो ऐसे बेवकूफ़ लोग, धूर्त लोग, ये धूर्त लोग हैं आज जो पिछड़े दलित का पूरा राजनीतिक मंजर को दिग्भ्रमित किए हुए हैं, और जो जाति परिवार की पार्टी डेवलप कर, ये धूर्त लोग हैं। इनको ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र की समझ नहीं, समझ है भाई। क्या जिसमें 5-6 हज़ार जातियाँ हों, क्या एक व्यक्ति की पार्टी से सारी जातियों को जोड़ लेंगे? या हर जाति का नेता ये कहता है अरे हमारी बिरादरी जुड़ जाए तो हम ऐसा करते हैं, बीजेपी पर दबाव डालेंगे, हम फलाने पर दबाव आज डालते आपने क्या कर लिया, कितना दबाव डाल लिया भाई, क्या दबाव डाला भाई। हैं तो कुशवाहा बिरादरी के 16 विधायक हैं बीजेपी में, अभी मैंने कहा कुर्मी बिरादरी के हैं, लोधी बिरादरी के हैं, लेकिन जो 10% आरक्षण था क्या उसको 27% करा पाए ये? आखिर क्यों नहीं सड़क पर उतरे, क्यों नहीं धरने पर बैठे? क्योंकि उनको देश समाज की कोई चिंता नहीं है। उनका तो मजे है ना भाई, उनकी सत्ता चली जाएगी और वो शांतिपूर्वक अपना लगे हुए हैं अपनी स्थिति को मजबूत करने में। और ये आगे अगली बार जहाँ से विधायक होना होगा उधर चले जाएंगे। तो बीजेपी के भी नहीं है, ये किसी के नहीं है, न सपा के हैं, न बसपा के हैं, न बीजेपी के हैं, न कांग्रेस, ये सिर्फ अपने के हैं। और इनको जहाँ से टिकट मिलेगा वही ये कूद जाएंगे। तो ये बड़ी राजनीति, एक बड़ा सामाजिक मूवमेंट खड़ा करने के लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, और यही रास्ता है। अब बुद्धिजीवियों से मैं यही कहूँगा कि भाई आप सोच चिंतन करते हो तो आइए साथ जुड़िए। आप जो भी परिवर्तन संशोधन जो भी सुझाव देना चाहिए सुझाव भी दीजिए ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हम जो ये 10 लोग बैठे हुए यही परम ज्ञानी हैं, हाँ तमाम लोग परम ज्ञानी हैं। तो अपना ज्ञान जोड़ें, रास्ता भी दें,
हाँ, लेकिन ज्ञान सिर्फ टीका टिप्पणी और आलोचना से नहीं हो जाएगा। एक सज्जन ने एक बार मेरे किसी पोस्ट पर लिखे कि अरे ऐसे थोड़ी होता है, सड़क पर उतर कर क्रांति करनी पड़ती है। हमने कहा कि महोदय आइए, आपके नेतृत्व में हम भी चलने को तैयार हैं। सड़क पर उतर कर क्रांति करनी पड़ती है। भाई आप 1 घंटे गांव में समय नहीं दे सकते शांति से, हमारा नौजवान 1 घंटे समय नहीं दे सकता, और आप पूरे देश में क्रांति कर रहे हैं। समस्या ये है कि ऐसे व्यक्तिगत क्रांतिकारियों के कारण हम लोगों की बड़ी दुर्दशा हो रही है। और व्यक्तिगत जो हमारा निजी उपक्रम है, निजी पराक्रम जिसे कह दीजिए, चाहे वो सामाजिक हो। आज एक सज्जन एक NGO बना लिए, बाबा साहब के नाम पर, ज्योतिबा फूले के नाम पर, जातियों के नाम पर, सावित्रीबाई फूले के नाम पर, सामाजिक परिवर्तन के नाम पर, पेरियार के नाम पर, साहू जी महाराज के नाम पर, शिवाजी। मेरे ख्याल से कम 2-4 लाख से कम संगठन इस देश में नहीं होंगे, और हर आदमी क्रांति कर रहा है। और वही बीमारी सामाजिक संगठनों में भी है। हमारे यहाँ जितने सामाजिक संगठन हैं, एक सज्जन बना लिए, फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ही नहीं छोड़ते, और इसके बाद दूसरा संगठन बन जाता है, वो फिर नहीं छोड़ता, फिर तीसरा ऐसे बनते बनते हर जात बिरादरी में बीसियों सैकड़ों सामाजिक संगठन बन गए, सब क्रांति कर रहे हैं। तो हम लोगों को कहीं न कहीं व्यक्तिगत अपना पराक्रम, व्यक्तिगत जो एक क्रांतिकारिता है, उसको छोड़ करके सामूहिक चिंतन, सामूहिक उठना बैठना, सामूहिक नेतृत्व, इस चीज़ पर जोर देना पड़ेगा। ये तभी आएगा जब हम एक साथ, जैसा मैंने कहा कि दो दिन कम से कम बैठे एक जगह, फिर जहाँ जिस मोहल्ले में हम लोगों के साथ 1 घंटे खेल कूद करें, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, ब्लड प्रेशर भी कम होगा, शुगर भी कम होगा, हा ही होगी। हम लोग तो ह्यूमर भी नहीं जानते, मनोरंजन भी नहीं जानते, हंसना भी नहीं जानते। हाँ, हंसेंगे तो व्यंग करेंगे। हाँ, तो अगर पूरे समाज को जोड़ना है, आगे आने वाली पीढ़ी को जोड़ना है, तो हम लोगों को एक रचनात्मक, एक सकारात्मक, एक विकल्प सोशल संगठन का और राजनीतिक संगठन का देना पड़ेगा। और हम तो कह रहे हैं कि भाई बुद्ध ने तो संघ पहले स्थापित किया था, संघ तो हमारे ही बाप दादों का था, लेकिन संघ में काम करने के बजाय हम लोग अलग अलग काम करने लगे। और चलो राजा महाराजा के समय तो समझ में आता है, तलवार ले लिए, एक बड़ा बहादुर है, 100 और तलवारबाजों को जुड़ाया, 1000 जुड़े, और राजा महाराजा का तलवारबाजी क्या थी, डकैतों का गैंग था। उस समय के तो डकैती ही गैंग थे वो। हाँ, और मार काट करते करते बड़ा राजा बना। जब राजा बन गया तब वो व्यवस्था किया, ये वो जो भी किया। आज तो लोकतंत्र है ना, आज व्यक्तिगत उपक्रम का कोई मतलब नहीं है। और जो लोग सामूहिक रूप से पराक्रम करना, सामूहिक रूप से बैठना, सामूहिक रूप से उठना, सामूहिक रूप से विमर्श करना सीख गए हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, और जो नहीं सीखेंगे वो पीछे जाएंगे। इसीलिए हमारे यहाँ भाई जितने दलित पिछड़ों के नेता हैं, एक साथ कभी नहीं बैठ सकते। पहले इन लोगों को तो जैसे कहा जाए ना कि कोई बहुत पावरफुल आदमी हो, सबका अपहरण करके और इनको बंद कर दे पहले 10 दिन के लिए, कि यहीं रहो, यहीं खाओ, यहीं सो, यहीं उठो, यहीं बैठो, यहीं कुश्ती लड़ो, तब हो सकता है 10 दिन बाद उनमें से कुछ परिवर्तन हो करके मतलब वो निकले। क्योंकि सामूहिकता लोग सीख ही नहीं रहे हैं। यहाँ तो हम ही महान हैं, हमारा परिवार महान है, हमारा जात महान, 3 ही कंसेप्ट तो चल रहा है। क्यों प्रोफेसर साहब? हम महान, मेरी जाति महान और मेरा परिवार महान। तो भाई जब आप ही महान हो, अभी एक कार्यक्रम हमारे बरेली में हुआ, वहाँ नारा लग गया। हमने कहा भाई आप एक महापुरुष को लेकर चलेंगे, एक महापुरुष के नाम पर नारे लगाएंगे, तो बाकी जातियों क्या करेंगे? इसीलिए हम लोगों ने सम्यक सेवा संघ बड़ा सुविचारित बनाया, उसकी एक बुकलेट भी बनाए, ट्रेनिंग कभी होगी, जुलाई में हम लोग करने जा रहे हैं। अनुरोध करूंगा कि सब लोग आएँ और 2-2 नौजवानों को भी तैयार करें जगह जगह से। हम लोगों ने यहाँ किसी प्रकार का धार्मिक अभिवादन या किसी महापुरुष से संबंधित अभिवादन प्रतिबंधित कर दिया। हमने कहा भाई आप
गुड मॉर्निंग बोलिए, आप नमस्ते बोलिए, आप प्रणाम बोलिए, आप पालागी करिए, जो भी करिए, सेकुलर जो विधा है उसमें जाइए। भाई एक आदमी इधर से आए जय भीम बोले, एक इधर से आए जय अशोक बोले, एक इधर से आए ये जय अहिल्याबाई होलकर बोले, ये आप जय बाबा विश्वकर्मा बोले, वो उधर से आए जय गाडगे बोले, तो कैसे चलेगा भाई ये आंदोलन हैं? और हम लोगों ने उसमें धर्म को एकदम किनारे करके रखा। भाई जब बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, उसको जो हमारे समतावादी महापुरुष हैं उनका जन्मदिन मनेगा, उसके बारे में बताया जाएगा, उनका जिस दिन उनका परिनिर्वाण हुआ था उस दिन मनाया जाएगा, और उनके कापी किताब, उनके सोच, उनके रास्ते के बारे में बताया, कुछ उससे सीखेंगे ना, उनके विचार सीखेंगे। और नौजवानों को हम लोग जो उसमें सम्यक सेवा संघ में हमारा 3 मोटो है, तन सबल हो, मन सबल हो, कुशल कर्मों में लगन हो, ये गीत से शुरुआत होती है। और तन सबल हो, मन सबल हो, कुशल कर्मों में लगन हो, सब सुशिक्षित ज्ञानमय हो, शीश ऊंचा ज्यों गगन हो, संग में होकर करें हम एकता की भावना, आओ सब मिलकर बनाएं राष्ट्र में सद्भावना। इस प्रकार से ये गीत है, और उस गीत से हम लोग शुरुआत करते हैं संघ का, और एक गीत है समापन करते हैं। तो उसमें गीत भी न किसी के विरुद्ध, न किसी महापुरुष का, न कुछ, और सबको लेकर चलें। हम लोग सेकुलर ढंग से संगठन को चलाएं, और समतावादी सोच, समाजवादी सोच, वैज्ञानिक सोच, इस सोच को बढ़ाएं। जब सोच बढ़ेगा तो लोग चिंतन करके खुद ही आगे समझेंगे कि किधर जाना है और किधर नहीं जाना है। पहले तो हम बैठ कर के बात ही नहीं कर रहे हैं। एक पॉजिटिविटी की ओर काम करें। हम लोगों के बीच नेगेटिव संस्थाएं बहुत हो गई हैं। अब जैसे बाम सेठ का पूरा भाषण सुनिए, सब पूरा नेगेटिविटी से बना। अरे भाई, अच्छा वो सोच रहे हैं कि हम सिर्फ फलानी जाति को, फलानी व्यवस्था को, फलाने धर्म को गाली दे करके सबके हीरो बन जाएंगे। यही तो कंसेप्ट है, हैं? और हीरो आप ऐसे नहीं बनेंगे। लेकिन आप अपने पार्टी में, अपने संगठन में लोकतंत्र नहीं लाना चाहते हैं। और आप तो दूसरा कहा, अरे भाई ये तो बड़ी बढ़िया विधियाँ है, फलाने जाति को, फलानी व्यवस्था को, फलाने धर्म को, फलाने ग्रंथ को, फलाने देवी देवता को अगड़म बगड़म बातें कहिए तो आपका टीआरपी बहुत बढ़ जाएगा। फिर आप एक क्रांतिकारी के रूप में दिखिए, रसीद ले लीजिए, छपवाइए, पैसा लीजिए और अपना मज़े करिए। तो हमारे सब लोग इसी दिशा में काम कर रहे हैं। और इससे फ़ायदा क्या होगा भाई? आज से 26 सालों से 26 सालों से काम, बाम सेठ की स्थापना मेरे ख्याल से 80-80 में हुई थी, या उसके हो सकता है पहले 84 में तीनों ने पार्टी बना दिया। 80 के पहले शायद 80 के आसपास, हाँ 79 के आसपास हुई। 80 भी मान लिया जाए तो आज 20 साल, आज 43 साल हो गया। 43 साल में ये आंदोलन आज पूरे देश के राजनीति को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। अब यहाँ हर जाति का पीएम है, हर जाति अपना सीएम और पीएम बना रहा है। तो कैसे बनाओगे भाई? बारी बारी से बन लो। बारी बारी से नहीं बनना, क्योंकि बारी बारी से बनना ही लोकतंत्र है, और यही हम लोग नहीं सीखना चाहते। तो ये एक 2 बड़े मूवमेंट हैं, एक लोकतांत्रिक पार्टी बनाने का, और एक ये समाज निर्माण का। नीचे से कठिन काम तो है, बहुत कठिन काम है, हाँ, क्योंकि जात के नाम पर इकट्ठा कर लेना, और वही बताया ना कि अपना शुरू हो गए एक पत्रकार वार्ता में, रामायण में लिखा है, महाभारत में लिखा। अरे लिखा है तो लिखा रहने दो भाई, आप सत्ता में आइए, प्रतिबंध लगा दीजिए ना। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? एक सज्जन कहे बढ़ जाते, हमने कहा जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रथा रोक सकता है पूरे देश में, और एक झटके में लॉर्ड मैकाले आईपीसी सीआरपी, तो आप भी आइए केंद्र की सत्ता में, एक पास कर दीजिए केंद्रीय पूरे देश के लिए कि आज से कोई वर्ण और जाति नहीं लिखेगा, इस देश में एक समान शिक्षा हो जाए। तो प्रोफेसर साहब, क्या हम लोगों को आरक्षण की ज़रूरत है? क्या भी नहीं है।
इस देश में एक समान माने एक सिलेबस नहीं, एक क्वालिटी, एक गुणवत्ता की शिक्षा हो जाए पूरे देश में, और ईमानदारी से लिखित परीक्षा करके इंटरव्यू वगैरह सब समाप्त कर दें, ईमानदारी से परीक्षा ले करके भर्तियाँ हों प्राइवेट में सब जगह, तो सबके पास IQ उतना ही है। लेकिन किसी के पास भाई 1000 साल से ऐसा संसाधन उत्पन्न करते आ रहे हैं कि आज उनके पास संसाधन उत्पन्न हो गया, चाहे 1000 साल से मान लिया जाए, चाहे 200 सालों से मान लिया जाए, आज वो आगे बढ़ रहे हैं। और बाकी संसाधन विहीन लोग हैं, और सत्ता के संसाधन से ही समाज का निर्माण होता है, संस्कृति का निर्माण होता है, उद्योग का निर्माण होता है, सारी चीज़ों का निर्माण होता है। तो सत्ता की भी हम लोग करें, और जब तक सत्ता नहीं है तब तक समाज निर्माण करें। कोई चीज़ें अलग अलग नहीं है। दुर्भाग्य वही है जो मैं अभी शुरुआत में कह रहा था कि जो जहाँ जो चीज़ कर रहा है समझता है कि इसी से मुक्ति मिलेगी, इसी से मुक्ति नहीं मिलेगी। वो मुक्ति का मात्र 100 में 5% हो सकता है, 5% साहित्य भी हो सकता है, 5% आपका शिक्षा हो सकता है, 5% कुशवाहा महासभा भी हो सकती है, 20% सत्ता। तो सब मिलाकर काम करिए ना, साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, धर्म, इतिहास, पुराण, सारी चीज़ मिलाकर काम करिए ना। और जैसे आपका एक शरीर है, ये तो एक ऑर्गेनिक पूरा शरीर है ना, अब इसमें उंगली भी है, हाथ भी है, आँख भी है, कान भी है, मस्तिष्क भी है, मुंह भी है, सारी चीज़ें, तो सब मिला करके हम हैं ना। तो इसी ढंग से कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश एक चीज़ से नहीं निर्मित होता। उसके लिए संस्कृत भी चाहिए, उसके लिए समाज, बेहतर समाज निर्माण भी चाहिए, उसके लिए बेहतर अर्थव्यवस्था भी चाहिए, उसके लिए सीमा पर मजबूती भी चाहिए। भाई अगर हम सीमा पर असुरक्षित रहें तो क्या राष्ट्र बनेगा? वो तो दूसरे लोग कब्जा करते भी रहे। तो अंदर से भी देश मजबूत हो, बाहर सीमा पर भी देश मजबूत हो। तो सारी चीज़ें एक जगह मिल करके कन्वर्जेंस होता है। एक ही चीज़ में मुक्ति नहीं है। इस पर हम लोगों को दुर्भाग्य यही है कि हमारे जो साहित्य लिखने वाले वो सोचते हैं कि साहित्य लिख करके ही हम क्रांति कर देंगे। कुछ लोग कवि मंच पर कविता सुना सो रहे हैं, कविता से ही सारी चीज़ खड़ी हो जाएगी। कुछ लोग सामाजिक संगठन वो उसी से करना चाहते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि भैया हम सुबह से शाम अच्छा पढ़ा ले रहे हैं, इसी में सब कुछ हो जाएगा। तो उससे हो जाएगा, लेकिन कुछ ही % हो जाएगा। बाकी सब लोगों को सम्मिलित रूप से एक बेहतर रास्ते का निर्माण सबको योगदान देना पड़ता, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो सब हो, सबको मिल कर के काम करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और जल्दी ही हम लोग एक प्रशिक्षण 2 दिवसीय इसको रखेंगे।